हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे, यानी हम लोगों ने प्रीपोजिशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना। तो 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस हम लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो में देख लिया है। ये वीडियो जो है आपका पार्ट 2 रहने वाला है। तो यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है। देखिए मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोग को, 1 से लेकर 7 तक की क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 की वीडियो में कवर करवा दिया है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है ब्लाइंड। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर ब्लाइंड के साथ किस प्रीपोजिशंस का यूज होता है। तो देखिए ब्लाइंड के साथ इनका भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है ना, यानी ब्लाइंड के साथ इन प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग होता है, टू प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग होता है, ऑफ प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग होता है ना। तो देखिएगा ब्लाइंड के साथ जब इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा तो इसका मतलब हो जाता है मैं अंधा हो जाना, मैं अंधा हो जाना। ठीक है, यानी देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यानी ब्लाइंड के साथ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा तो समझ लेना मैं अंधा हो जाना। यदि ब्लाइंड के साथ टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होता है किसी चीज के प्रति अंधा हो जाना, किसी चीज के प्रति अंधा हो जाना। ठीक है, किसी चीज के प्रति अंधा हो जाना। और यदि ब्लाइंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशंस का यूज होगा तो इसका मतलब होता है एक आंख से काना होना। बहुत ही वीवीआई चीज़ है, एग्जामिनर क्वेश्चंस यहीं से डालते हैं जहाँ से आप क्वेश्चंस को देखकर स्किप कर लेते हो, है ना। यानी ऐसे क्वेश्चंस देखकर काफ़ी स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो मेरे समझ के बाहर ही है। लेकिन क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में यहीं से आ जाते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो मैं पूरे अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ, फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखिए यदि ब्लाइंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, एक आंख से काना होना, एक आंख से काना होना, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ एक आंख से काना होना। ठीक है, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ब्लाइंड के साथ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग आएगा तो इसका अर्थ हो जाता है मैं अंधा हो जाना। तो किस चीज़ में अंधा हो जाना? लव में, है ना। देखे हो ना, बहुत लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो है ब्लाइंड के साथ इन का प्रयोग होता है ना। बोलते नहीं है यार देखो प्यार में अंधा हो गया, उसको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, एकदम मतलब पागल सा हो गया है, प्यार में अंधा हो गया है। तो वहाँ पर ब्लाइंड के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए ब्लाइंड के साथ यदि टू प्रीपोजिशंस आ जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज़ के प्रति अंधा हो जाना, है ना। यानी किसी चीज़ के प्रति अंधा हो जाना, किसी चीज़ को अनदेखा करना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि वो खाना बनाने के मामले में अंधी है, यानी वो उस चीज़ से भागती है, उस चीज़ से नज़र चुराती है वो, है ना। वो उस चीज़ के प्रति अंधी है, वो रियलिटी में नहीं है। यानी उसको कुछ कहा जाता है तो वो एकदम से मतलब उस चीज़ के प्रति अंधी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ जो है ब्लाइंड के साथ टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी जैसे मैं बताया वो खाना पकाने के मामले में अंधी है, यानी वो इग्नोर करती है, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेगी लेकिन वो उस चीज़ को अनदेखा करती है ना। उस मामले में वो अंधी है, अनाड़ी भी बोल सकते हो। तो वहाँ जो है ब्लाइंड के साथ टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ब्लाइंड के साथ यदि ऑफ प्रीपोजिशंस आ जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा एक आंख से काना होना। समझ में आ गया ना, एक आंख से जो कोई व्यक्ति होता है वो काना है, तो उसके साथ ब्लाइंड के साथ उसका फिक्स प्रीपोजिशंस ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, अब चलिए, अब आप लोग मैं सेंटेंस कुछ दूंगा, आप लोग को खुद से सॉल्व करके बताना है, इससे पता चलेगा कि आप लोग समझे कि नहीं समझे हो। चलिए देखिए, सेंटेंस है सी इज ब्लाइंड डैश हर लव। देखिए यहाँ पर 2 बार आर आ गया है, एक ही बार आर आना चाहिए तो हर HER हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे सी इज ब्लाइंड डैश हर लव। यहाँ पर गलत हो गया ना, ये सेंटेंस ही गलत हो गया। यहाँ पर ही कर दीजिए, ठीक है, तब जाकर सेंटेंस का अर्थ कुछ सही होगा, कुछ क्या पूरा सही होगा। तो देखिए सेंटेंस है ही इज ब्लाइंड डैश
हर लव। बताइए यहाँ पर क्या किस प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा, या फिर इन का प्रयोग होगा? अब मुझे देखना यही है कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का राइट आंसर करते हैं। सेंटेंस है ही इज ब्लाइंड डैश हर लव, तो वेरी गुड, क्या होगा जी? इन होगा, है ना। अभी मैं आपको बताया जब कोई भी व्यक्ति किसी के प्यार में अंधे हो जाता है, किसी के प्यार में वो अंधा हो गया है, तो वहाँ पर ब्लाइंड के साथ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ही इज़ ब्लाइंड इन हर लव, यानी वो उसकी प्यार में पागल हो गया है ना, पूरी तरह से पागल हो गया है, वो खाना पीना सब छोड़ दिया है। ऐसा तो जनरेशन है आज की डेट में। चलिए देखिएगा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज़ ब्लाइंड डैश कुकिंग फूड। अब बताइए इसमें क्या होगा? इसमें किस प्रीपोजिशंस का यूज कीजिएगा? ऑप्शन यही रहेगा टू, ऑफ, इन। तो वेरी गुड, किस प्रीपोजिशंस का यूज होगा जी? तो टू, यहाँ पर ब्लाइंड के साथ टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा, क्योंकि वह, इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? वह खाना पकाने के मामले में अनाड़ी है, यानी खाना पकाने के मामले में वो अंधी है ना। वो अंधी रियलिटी में अंधी नहीं है, वो बस उस चीज़ को अनदेखा करती है ना, उस चीज़ के प्रति अंधी है। जब कोई काम कहा जाता है तो उस चीज़ के प्रति वो अंधी हो जाती है ना। तो यहाँ पर ब्लाइंड के साथ टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज, वो है ही इज़ ब्लाइंड डैश वन एन आई। अब बताइए यहाँ पर ब्लाइंड के साथ किस प्रीपोजिशंस का प्रयोग कीजिएगा आप लोग? वेरी गुड, अब क्या बचा? तो अब तो ऑफ ही आएगा, है ना। यहाँ पर ब्लाइंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशंस का प्रयोग कीजिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? वह एक आंख से काना है ना, यानी ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन एन आई। समझ में आ गया ना? यदि समझ में आ गया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चलिए बढ़िए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है आपको, डील दिया हुआ है ना। तो आपको बताना है डील के साथ इन का प्रयोग होता है या विथ का प्रयोग होता है, यानी डील के साथ इन प्रीपोजिशंस का यूज होता है या विथ का। तो देखिए, डील के साथ इन प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग होता है और विथ का भी प्रयोग होता है, यानी दोनों प्रयोग जो है इसका सही है। तो देखिए यहाँ पर यदि डील के साथ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ हो जाता है व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना, यानी ट्रेड करना, है ना। और यदि डील के साथ विथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा तो समझ लेना इसका अर्थ होता है बर्ताव करना, ठीक है। फिर से बता दूं, चलिए, डील के साथ इन प्रीपोजिशंस का यूज होगा तो अर्थ हो जाएगा व्यापार करना। यदि डील के साथ विथ प्रीपोजिशंस का यूज होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बर्ताव करना, ठीक है। अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल है ही डील्स डैश राइस। बताइए यहाँ पर इन का प्रयोग होगा या फिर ऑफ का प्रयोग होगा या फिर विथ का प्रयोग होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे। वेरी गुड, क्या होगा जी? यहाँ पर इन होगा, है ना, क्योंकि देखो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? ही डील्स इन राइस, यानी वो चावल का व्यापार करता है ना। तो व्यापार करता है, यदि डील्स के साथ इन प्रीपोजिशंस आ जाए तो उसका अर्थ क्या होगा? व्यापार करना, ठीक है। तो यहाँ पर चावल का व्यापार हो रहा है, यानी वो चावल का व्यापार करता है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है ही डील्स डैश मी रूडली। तो बताइए यहाँ पर अब डील्स के साथ किस प्रीपोजिशंस का यूज कीजिएगा? इनका या विथ का? इनका या विथ का? कौन सा प्रीपोजिशंस यूज कीजिएगा जी? वेरी गुड, यानी विथ का प्रयोग कीजिएगा आप लोग, है ना। यानी यहाँ पर डील्स के साथ विथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा। क्यों होगा? तो देखिए इस सेंटेंस का अर्थ समझने का कोशिश कीजिएगा। ही डील्स विथ मी रूडली, यानी वह मुझसे रूडली बर्ताव करता है ना। तो यहाँ पर देखिए बात कहाँ आ गया? बर्ताव का आ गया, है ना। तो अब बताइए वो मुझसे किस तरह से बर्ताव करता है? रूडली करता है ना। तो यहाँ पर डील्स के साथ विथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग सही होगा। समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिए, नेक्स्ट वर्ड है डाई, ठीक है। तो देखिए डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशंस का यूज भी सही है, फ्रॉम प्रीपोजिशंस का यूज भी सही है, इन प्रीपोजिशन का यूज भी सही है, और फोर प्रीपोजिशन का यूज भी सही है, यानी इन चारों प्रीपोजिशंस का यूज सही है डाई के साथ। अब देखिए डाई का मतलब क्या होता है? मरना होता है, आप सभी लोग को पता है ना। तो अब देखिए, अब देखने वाला चीज़ ये है कि देखिए डाई के साथ यदि ऑफ प्रीपोजिशंस आ जाता है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बीमारी से मरना, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बीमारी से मरना, ठीक है।
अब देखिए, अब यदि डाई के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशंस का यूज आ जाए, डाई के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशंस आ जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कारण से मरना। ठीक है, और वो कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे डाई के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आ जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा कारण से मरना। कारण जैसे हो गया भूख हो गया, है ना, ओवर ईटिंग हो गया, ये सब क्या है, ये सब कारण है। ठीक है, तो वहाँ जो है डाई के साथ हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब देखिए डाई के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक्सीडेंट में मरना। यानी आप लोग देखते हो कि मतलब रोड एक्सीडेंट में बहुत लोगों की जान चली जाती है ना, तो वहाँ जो है डाई के साथ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करोगे, यानी डाई के साथ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा तो समझ लेना एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना। ठीक है, और लास्ट क्या बचा, फोर। तो देखिए डाई के साथ फोर प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होता है के लिए शहीद होना, के लिए शहीद होना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे देश के नौजवान सैनिक अपने देश की लड़ाई करते करते दूसरे देश से, है ना, यानी पाकिस्तान से, चीन से, इनसे लड़ाई करते करते शहीद हो जाते हैं। तो वहाँ जो है डाई के साथ फोर प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। समझ में आ गया ना, फिर से समझा देता हूँ। देखिए डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशंस आ गया तो समझ लेना किसी भी व्यक्ति की बीमारी से जान गई हो, मतलब डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशंस आ जाएगा तो समझ लेना उस व्यक्ति की जान जो है बीमारी से गई है। कोई भी बीमारी हो सकता है, कैंसर हो सकता है ना, हैजा हो सकता है, मतलब कोई सा भी बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए आप लोग इसको सेंटेंस के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, खुद से बनाना है। सेंटेंस है ही डाइड डैश कैंसर। तो आपको बताना है यहाँ पर किस प्रीपोजिशंस का यूज होगा। वेरी गुड, अभी मैंने बताया ऑफ प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बीमारी से जान गई है और बीमारी का नाम क्या है, कैंसर। समझ में आ गया ना। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है बबलू डैड डैश हंगर। तो यहाँ पर देखिए जान गई है, ठीक है, भूख से गई है ना, यानी बबलू का मृत्यु हो गया है ना भूख से। तो कारण क्या है, भूख है। तो यहाँ पर मैं बताया था आप लोग को, जब किसी व्यक्ति की कारण से मृत्यु हो तो डाई के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशंस का यूज होगा, है ना, यानी बबलू भूख से मर गया, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिएगा थर्ड सेंटेंस है सोहन डाइड डैश रोड एक्सीडेंट। तो अब बताइए यहाँ पर डाई के साथ क्या प्रीपोजिशंस का यूज कीजिएगा। वेरी गुड, किस चीज़ का, इनका, है ना। यानी मैं आपको बताया था जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए रोड एक्सीडेंट में, है ना, रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वहाँ जो है डाई के साथ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखिए लास्ट है राम सिंह डैड डैश हिज कंट्री। तो देखिए राम सिंह जो है वो अपनी देश के लिए शहीद हो गए हैं। तो यहाँ पर डाई के साथ किस प्रीपोजिशंस का प्रयोग कीजिएगा, तो फोर का। आ गया ना समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये डाई का यूज जो है पूछ लिया जाता है। डाई के साथ आपको सेंटेंस दे देगा और ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे देगा, तो आप लोग हो सकता है यदि आप लोग को मालूम नहीं हो तो आप लोग एग्ज़ाम में 100% गलत ही करके आओगे। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से और देख लेना और नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है मैरिड दिया हुआ है। तो देखिए मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशंस का भी यूज होता है और विथ प्रीपोजिशंस का भी यूज होता है, यानी दोनों प्रीपोजिशंस का यूज मैरिड के साथ सही है। तो देखिए मैरिड के साथ यदि प्रीपोजिशंस टू का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होता है जब पुरुष स्त्री से विवाह करता हो तो वहाँ जो है मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशंस का यूज होगा। ठीक है, लिख लो, लिखना चाहो तो। जब पुरुष स्त्री से विवाह करता हो, है ना, जब पुरुष स्त्री से विवाह करता हो तो वहाँ जो है मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। जैसे चलो ये तो बाद में मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। अब देखो, अब मैरिड के साथ विथ का प्रयोग कब होगा तो ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, मैरिड के साथ, इसको अच्छे से ले लेता हूँ, MARRIED। देखो ना ये जितने वर्ड जो है ना ये सब भी आप लोग देख लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है मिस स्पेल्ड से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो वर्ड जो आप लोग जितने भी वर्ड याद करते हो उसको अच्छे से याद करो, यानी उसका स्पेलिंग भी अच्छे से देखो
कि क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस इसी तरह याद कर लिया और फिर वो वर्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको नहीं आता हो। जी बिल्कुल नहीं, आपको स्पेलिंग सहित उस वर्ड को याद करना होगा, ठीक है। तो देखिए मैरिड के साथ टू का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जब पुरुष स्त्री से विवाह करता हो। यदि मैरिड के साथ विथ का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा स्त्री पुरुष से विवाह करती हो, ठीक है। यानी मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशंस का यूज होगा तो कब होगा, जब पुरुष स्त्री से विवाह करता हो। और मैरिड के साथ यदि विथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा कब, जब कोई स्त्री पुरुष से विवाह करती हो, जब स्त्री पुरुष से विवाह करती हो, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग सेंटेंस बनाइएगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेना। देखिए राम मैरिड टू सीता, ठीक है। तो ये जो है सही है। यहाँ पर रिक्त स्थान दे सकता था आपके एग्जाम्स में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता था। तो देखिए राम मैरिड, मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है, टू नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग क्या फील करते, टू ही फील करते, क्योंकि मैं क्या बताया मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशंस का भी यूज होता है, विथ का भी होता है। तो टू का कब यूज होगा, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता हो, जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता हो तो वहाँ जो है मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशंस का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर टू का प्रीपोजिशन सही यूज हो जाता। अब देखिए यहाँ पर सीता मैरिड टू राम, क्या ये सही है? जी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैरिड के साथ विथ का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर स्त्री जो है पुरुष से विवाह कर रही है, तो यहाँ जो है मैरिड के साथ विथ प्रीपोजिशंस का यूज होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है लुक। तो देखिए लुक के साथ एट प्रीपोजिशंस का यूज भी सही है, फॉर प्रीपोजिशन का यूज भी सही है और इनटू प्रीपोजिशंस का भी यूज सही है। तो देखिए लुक के साथ यदि एट प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ हो जाता है किसी भी चीज के तरफ ध्यान से देखना, ठीक है, यानी ध्यान से देखना। अब देखिए अब यदि लुक के साथ फोर प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ हो जाता है खोजना, ढूंढना, बोलते हो ना, खोजना ढूंढना। समझ में आ गया ना? और अब बात करें लुक के साथ इनटू का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जांच पड़ताल करना, यानी टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, जांच पड़ताल करना। बोलते हो ना टू इन्वेस्टिगेट या फिर डिटेक्ट बोलते हो, है ना। तो देखिए इन तीनों का यूज जो है बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। लुक के साथ यदि ऐट का प्रयोग होगा तो समझ लेना ध्यान से देखना इसका अर्थ होता है। लुक के साथ यदि फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा तो समझ लेना खोजना या ढूंढना जैसा अर्थ है। लुक के साथ यदि इनटू प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, है ना, यानी टू इन्वेस्टिगेट या फिर डिटेक्ट भी बोल सकते हो। अब आइए अब इसको सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पर सेंटेंस तो नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, बताइएगा। चलिए बताइएगा, सेंटेंस में आपको दे देता हूँ आई लुक डैश सन। बताइएगा यहाँ पर एट प्रीपोजिशंस का यूज होगा, फोर का होगा या इनटू का होगा? जल्दी से बताइए, आपके पास 3 ऑप्शंस है। सेंटेंस है आई लुक डैश सन, आपको फील करना है कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज यहाँ पे होगा। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऐड दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐड प्रीपोजिशंस का यूज होगा, यानी सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मैं सूर्य की तरफ देखता हूँ, है ना, यानी आई लुक एट द सन, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए दूसरा सेंटेंस लीजिए आप लोग, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आई एम लुकिंग डैश माई पेन। अब बताइएगा यहाँ पर इस सेंटेंस में किस प्रीपोजिशंस का यूज कीजिएगा आप लोग? ऑप्शंस यही रहेंगे एट, फोर, इनटू। जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे आंसर। वेरी गुड, यानी यहाँ पर जो है फोर का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, तो मैं अपनी कलम ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको बताया था लुक के साथ फोर का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ढूंढना, खोजना। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर लुक के साथ फोर प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा जो कि एक सेंटेंस में सही मीनिंग बताता है ना। चलिए अब देखिएगा थर्ड में एग्जाम्पल देता हूँ आपको। थर्ड सेंटेंस, थर्ड में एग्जाम्पल दिया आपको ही इज लुकिंग डैश दिस केश। अब बताइएगा इसका
इस सेंटेंस का अर्थ समझने का कोशिश कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लुक के साथ उसका क्या प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा वो आपको देना है। बताइए, इस सेंटेंस में बताइएगा लुक के साथ किस प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे जी, तो इनटू का, है ना। यानी इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है जी, ही इज लुकिंग इनटू दिस केस, यानी वो इस केस की जांच पड़ताल कर रहा है ना। यानी लुक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, जांच पड़ताल करना। तो अब बताइए, केस है उसका जांच पड़ताल ही ना होगा, यानी कहने का मतलब टू इन्वेस्टिगेट, इसको बोल सकते हो टू इन्वेस्टिगेट, यानी डिटेक्ट करना, है ना, जांच पड़ताल करना। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है लॉफ। ठीक है, तो आपको बताना है लॉफ के साथ किस प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। चलिए ऑप्शन देता हूँ, एट, टू, फोर या ऑफ। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना होता है। आप सभी को पता है लाफ का मतलब क्या होता है जी, तो हंसना होता है। अब आप लोग बताइएगा ये कि लाफ के साथ किस प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, एट का, टू का, फोर का या ऑफ का। वेरी गुड, यानी किस प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं जी, तो एट का। ठीक है, जैसे वह मुझ पर हंसता है, तो कैसे सेंटेंस बनाते थे आप लोग, ही लाफ्स एट मी, यानी वो मुझ पर हंसता है, ही लाफ्स एट मी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, सेंटेंस दे देगा आपको, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, तो यहाँ पर क्या फिल करना होगा आपको, एट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है लीव। ठीक है, तो देखिए लीव के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज भी सही है और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग भी सही है। ठीक है, तो देखिए लीव के साथ एट प्रीपोजिशंस का यूज कब होता है और लीव के साथ इन प्रीपोजिशंस का यूज कब होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी देखिए लीव के साथ एट प्रीपोजिशंस का यूज होगा तो समझ लेना बड़े स्थान का उल्लेख किया गया है, यानी बड़े प्लेस का जिक्र किया गया है, तो वहाँ जो है लीव के साथ एट प्रीपोजिशंस का यूज होगा। ठीक है, यदि छोटे स्थान के बारे में जिक्र किया गया है, छोटे स्थान के बारे में उल्लेख किया गया है, तो वहाँ जो है लीव के साथ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है ना। बड़े स्थान का बात किया गया होगा सेंटेंस में, तो लीव के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा आप लोग। यदि छोटे स्थान का बात किया गया होगा सेंटेंस में, तो लीव के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करना आप लोग। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, राम लिव्स डैश पालम। अब बताइए, हमें आपको क्या बताया था, छोटे स्थान के बारे में सेंटेंस में जिक्र किया गया होगा तो वहाँ जो है लीव्स के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज करना है आपको। तो अब बताइए यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा जी, यानी राम लिव्स डैश पालम। तो यहाँ एट आएगा क्योंकि वो पालम में रहता है, पालम छोटा सा स्थान है। वही अगर सेंटेंस में रहता कि राम लिव्स डैश न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर जो है लिव्स के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, क्योंकि वो दिल्ली में रहता है, यानी राम जो है दिल्ली में रहता है और दिल्ली क्या है, बहुत ही बड़ा प्लेस है, बड़ा स्थान है। तो यहाँ जो है लीव्स के साथ इन प्रीपोजिशंस का यूज सही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं, तो मैं बनियापुर में छपरा में रहता हूँ, यानी मेरा बनियापुर जो है वो गांव है और छपरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, तो सेंटेंस में बनाऊंगा, आई लिव एट बनियापुर इन छपरा, है ना। यहाँ पर जो छपरा है वो बड़ा हुआ ना बनियापुर से, तो यहाँ जो है बड़ा स्थान के लिए आपको इन, यानी बड़ा स्थान के पहले आपको इन का प्रयोग करना है, और छोटा स्थान यानी बनियापुर जो छोटा है उसके पहले एट का प्रयोग आप लोग कीजिएगा। समझ में आ गया ना। इसी तरह आप लोग भी अपना कोई गांव का नाम ले लीजिए। ठीक है, गांव का कोई भी नाम ले लीजिए, और जैसे आप लोग बोलिएगा कि मैं इस गांव में इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ या रहती हूँ, तो वहाँ पर जो है आपका गांव का नाम होगा, उसके पहले एट प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर दीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट यानी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके पहले जो है आप लोग इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है अवेल। अवेल के साथ किस प्रीपोजिशंस का यूज होता है बताइएगा। ऑप्शन है ऑफ और टू। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे अवेल के साथ किस प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं जी। वेरी गुड, यानी ऑफ प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है जी, तो का लाभ उठाना। ठीक है, का लाभ उठाना। ठीक है, अब देखिए एडमिट
के साथ किस प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे आप लोग, टू का या ऑफ का। वेरी गुड, यानी इसके साथ टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, एडमिट टू का मतलब क्या हो जाता है, तो दाखिल करना या भर्ती करना, है ना, दाखिल करना या फिर भर्ती करना। समझ में आ रहा है ना जी। चलिए, अबाइड, अबाइड के साथ देखिए फिक्स प्रीपोजिशंस बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। इसका अर्थ क्या होता है, पालन करना। ठीक है, पालन करना। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिया है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे फीडबैक दे दीजिएगा आप सभी। ठीक है, कि कैसा रहा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपना फीडबैक जरूर देना, प्रत्येक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।